हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। वीडियो जो है 3 फेज़ की HVAC यूनिट का 3 फेज़ का वायरिंग डायग्राम होने वाला है। और ये जामिल यूनिट का वायरिंग डायग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिट देखने को मिलता है गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो हम बात करते हैं वायरिंग डायग्राम की। काफ़ी मेहनत लगा है और बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मेहनत इसलिए लगा है क्योंकि वायरिंग डायग्राम लेके आना कहीं से ये काफ़ी इजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे लाना था। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आ गया है टाइम पे। मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास दो जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा पेज है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डायग्राम है। तो हम जो है इसके मेन टॉपिक पे बात करेंगे, मेन पॉइंट पे बात करेंगे। जो उसका मेन पॉइंट है वो सिर्फ उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमको जो है ट्रबल शूटिंग करनी है। तो ट्रबल शूटिंग करने के लिए हमको किन किन जो है पॉइंट पे हमको ध्यान देना होता है, कहाँ कहाँ पे हमको चेक करना होता है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ से शुरू करूँगा। देख पाएंगे यहाँ पे जामिल एयर कंडीशनिंग लिखा हुआ है, और हम बात कर लेंगे। यहाँ पे देख पाएंगे वायरिंग डायग्राम का आपको पढ़ने का सबसे आसान तरीका आप ये जान लीजिए कि ये देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंडेंसर फैन मोटर। तो यहाँ पे कंडेंसर फैन मोटर का जो पावर एंड कंट्रोल है यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शनल कनेक्शन है। और यहाँ पे दिया हुआ है, देख पाएंगे यहाँ पे कंप्रेसर विथ CB कनेक्शन। CB का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर, जो उसका ब्रेकर लगा हुआ है उसके साथ उसका कनेक्शन है। और यहाँ पे देख पाएंगे ECB, और यहाँ पे ECB2, ECB1 और ECB2। ECB का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड, और ECB2 का मतलब भी वही होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड। तो दो कंट्रोल बोर्ड लगा हुआ है। दो कंट्रोल बोर्ड क्यों लगा हुआ है इसमें, ये जान लेते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये चारों कंप्रेसर है। 4 कंप्रेसर को चलाने के लिए 2 ECB लगेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ 2 कंप्रेसर चलाने की कैपेसिटी होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2। बाकी इसमें आपको फ़ैन, न्यूट्रल वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसीलिए 2 कंप्रेसर चलाने के लिए एक PCB लगता है, ECB बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंडेंसर फ़ैन की बात कर लेते हैं। आपको तो पता है, ये देख पाएंगे ये 8 फ़ैन वाला है। तो हम 8 फ़ैन की बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक फ़ैन की बात करेंगे। एक सर्किट में, मतलब एक सर्किट में 4 फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम एक कंप्रेसर के लिए 2 यहाँ पे फ़ैन यूज हो रहा है। तो 2 हम फ़ैन की बात कर लेते हैं, FM1 और FM3। ये FM1 और FM3 जो है कंप्रेसर 1 के लिए यूज हो रहा है। और इसका कंट्रोल कैसा है, इसकी हम बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे 35 है, 36 है और 37 है। ये तीनों फेस है। यहाँ पे देख पाएंगे L1 L2 L3, ये तीनों फेस है। 480 460 या 380 इस तरीके से वोल्टेज हो सकता है, कोई भी वोल्टेज हो सकता है। यहाँ पे वोल्टेज मेंशन नहीं है, तो हम वोल्टेज की बात ना करते हुए हम इसकी ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आउट फैन 1 कहाँ पे आपको मिल जाएगा, ECB में मिल जाएगा। यहाँ पे जब आउट फैन 1 से पावर जब हमारा आउट होगा, तो ये TOP से होकर, TOP क्या है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है। TOP FM1 का TOP और FM3 का TOP, ये दोनों से होके हमारा FMC1 पे आएगा। FMC1 क्या है, फैन मोटर कॉन्टेक्टर। यहाँ पे देख पाएंगे फैन मोटर कॉन्टेक्टर जो है, यहाँ पे फैन मोटर कॉन्टेक्टर, एक कॉन्टेक्टर के साथ आपका दो कंडेंसर फैन लगा हुआ है। फैन मोटर 1 और फैन मोटर 3, ये दो कंडेंसर मोटर एक कॉन्टेक्टर के साथ लगा हुआ है। तो ये इसीलिए दोनों का TOP जो है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन से, ये जो कमांड आएगा 1 का, ये दोनों का कमांड से यहाँ पे पास होते हुए, कमांड से होते हुए यहाँ पे थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन से होते हुए कमांड जो है यहाँ पे FMC1 पे आ जाएगा, फैन मोटर कॉन्टेक्टर पे आ जाएगा। और दूसरे साइड में जो है जहाँ पे A2 लिखा रहेगा, वहाँ पे आ जाएगा ATB से नंबर 2 का वायर आ जाएगा यहाँ पे। FMC1 इतना छोटा इसलिए बनाया हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल आएगा और यहाँ पे फेस आएगा। फेस आपको यहाँ से आएगा, जो कि आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा पावर, यहाँ पे आउट फैन से होते हुए जैसे यहाँ पे पावर आएगा, आपका कॉन्टेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। कॉन्टेक्टर में जो है कॉइल होते हैं, ये कॉइल के लिए कॉइल को चलाने के लिए यहाँ पे 220 वोल्टेज चाहिए होगा, क्योंकि ये जो जामिल का जो
जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ईसीबी से जो पावर आउट होता है वो 220 वोल्टेज पावर आउट होता है। तो सिर्फ यहाँ से फेस पावर होगा, फेस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन से होते हुए कॉन्टेक्टर पे जाएगा और न्यूट्रल वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जा रहा होगा। जब ये पावर यहाँ से आउट होगा तो हमारा जो है कॉन्टेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद से FM1 और FM3 दोनों एक साथ जो है चालू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंप्रेसर की। देख पाएंगे हम एक ही कंप्रेसर की बात करेंगे, एक ही कंडेंसर मोटर की बात करेंगे, उसी तरीके से सबका होता है, क्योंकि ये सबकी बात करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे L1, L2 और L3 ये कंप्रेसर के लिए है। सर्किट ब्रेकर अलग से वहाँ पे ब्रेकर लगा होगा जिसमें से फेस तीनों फेस आएगा और तीनों फेस आके आपको कंप्रेसर में लग जाएगा। ये जो है कंप्रेसर 2 कॉन्टेक्टर से ऑपरेट करने वाला है। तो यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर बना हुआ है, CC1 और CC3। ये दोनों 2 कॉन्टेक्टर से एक कंप्रेसर ऑपरेट होगा। अगर बहुत सारा यूनिट जो होता है, बहुत सारा कंप्रेसर जो होता है वो एक कॉन्टेक्टर से ही ऑपरेट होता है। तो आप एक ही कॉन्टेक्टर से समझ जाइए, कुछ आपको यहाँ पे कंप्रेसर का T1, T2, T3 आपको कॉन्टेक्टर में लग जाएगा। और इसको कमांड कैसे मिलेगा इस कॉन्टेक्टर को, आइए हम वो जान लेते हैं। वो जानने के लिए हमको दूसरा पेज यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। ये दूसरा पेज है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, यहाँ पे देख पाएंगे कंडेंसिंग यूनिट का। यहाँ पे ECP पे आ जाते हैं। ECB पे देख पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड, यहाँ पे कंप्रेसर 1 लिखा हुआ है। अब कंप्रेसर 1 पे कौन सा वायर है, 3A का वायर है कंप्रेसर 1 पे। जब कंप्रेसर 1 को कमांड आएगा तब जाके हमारा यहाँ पे देख पाएंगे CC1 और CC3 ये दोनों कॉन्टेक्टर है। CC1 मतलब कंप्रेसर कॉन्टेक्टर 1 और कंप्रेसर कॉन्टेक्टर 3। यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर भी हो सकता है कंप्रेसर के हिसाब से। तो यहाँ पे समझ जाइए कि जब यहाँ पे कमांड आएगा तो ये जाके दोनों कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होगा। यहाँ पे कमांड कैसे आएगा ये जानने वाली बात है। जैसे कि आप जानते होंगे कि छोटी छोटी यूनिट में स्प्लिट यूनिट की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे एक PCB कार्ड लगा रहता है, वहाँ से एक पावर आउट होता है जो कि कमांड का पावर आउट होता है। कंप्रेसर के लिए CP लिखा रहता है, वहाँ पे CP आउट होता है तो आपका कॉन्टेक्टर चालू हो जाता है और आपका आउटडोर यूनिट भी चालू होता है। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट इस पर आपको कमांड नहीं आएगा। इसके लिए आपको बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं। उसके बाद से जो है यहाँ पे कंप्रेसर पे कमांड आएगा तब जाके आपका कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होगा और कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होने के बाद कंप्रेसर आपका चलने लगेगा। तो सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे तो उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ये ECB या फिर पूरा कंट्रोल बोर्ड या आपका पूरा यूनिट किस चीज़ से कंट्रोल होगा। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे DDC लगाया हुआ है, यहाँ पे DDC लगा हुआ है, या फिर आप थर्मोस्टेट भी लग सकता है या DDC लग सकता है। तो ये DDC से कनेक्टेड है। तो DDC में कुछ पॉइंट होते हैं, आपको पहले बता दूँ कि ये देख पाएंगे R, C, G, Y1, Y2, Y3, Y4 ये इतने सारे पॉइंट होते हैं। अगर थर्मोस्टेट रहेगा तो Y3, Y4 नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें Y2 तक का ऑप्शन रहता है। तो इसमें DDC में क्या है, Y1 देख पाएंगे स्टेज 1 की कूलिंग के लिए है, Y2 स्टेज 2 की कूलिंग के लिए, Y3 स्टेज 3 की कूलिंग के लिए, Y4 स्टेज 4 की कूलिंग के लिए है। और R क्या है, R जो है आपको थर्मोस्टेट से आता है, आपको 24 वोल्टेज आएगा देख पाएंगे। और C जो है नेगेटिव का पॉइंट है और R जो है पॉजिटिव का है, देख पाएंगे 24 वोल्टेज R और C से 24 मिलता है। और G जो होता है आपको ब्लोअर के लिए यूज होता है। तो ब्लोअर यूज करने के लिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे इन फैन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से यूज कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 24 वोल्टेज ही मिलेगा और यहाँ से आपको 220 वोल्टेज मिलेगा। तो जहाँ से भी चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको देख पाएंगे यहाँ पे ECB के जो सेम टू सेम यहाँ पे वही TB बना हुआ है, जो टर्मिनल ब्लॉक है, लो वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये सेम वाकई आपके यहाँ पर भी आ जाएगा। देख पाएंगे Y1, Y2 आपको यहाँ पे मतलब ये Y1, Y2 मतलब कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2, यानी 2 कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पे Y1 और Y2 दिया हुआ है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट जो है Y3, Y4 आपको यहाँ पे आ जाएगा, देख पाएंगे इसमें आ जाएगा। मतलब ये Y3, Y4 अब दूसरे ECB को कंट्रोल करने के लिए, Y2 और Y1 जो है इस ECB को कंट्रोल करने के लिए। ये DDC से कंट्रोल इसलिए होगा कि जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है रीच हो जाएगा आपके कमरे में, चाहे जहाँ भी लगा हुआ है कंफर्ट जोन में, तो आपका जो है थर्मोस्टेट, आपका DDC जो है आपके सर्किट को जो है कट ऑफ करा देगा
और उसी हिसाब से जो है ये रनिंग होगा। सपोज दैट कि आपका रूम का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है तो एक को पहले कमांड आएगा y1 को, y2 को, फिर y3 को, फिर y4 को, तो एक एक करके आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपका जो है डीडीसी कंट्रोल करता है। डीडीसी में एक डिस्प्ले लगा होता है, छोटा सा डिस्प्ले रहता है, थर्मोस्टेट का कंट्रोल करने के लिए डिस्प्ले रहता है। तो वो डीडीसी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो वो डीडीसी से ये पूरा जो है आपका जो है पूरा कंट्रोल पैनल और ईसीबी बोर्ड वगैरह जो है ये सारा चीज़ कंट्रोल होता है। तो चलिए आगे के मैं बारे में बात कर लेता हूँ कि इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं और ये सारी चीज़ें ये कैसे काम करती है। और जो है ईसीबी को चलाने के लिए आपको लगेगा 220 वोल्टेज। 220 वोल्टेज के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 220 है नहीं, तो इसके लिए स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा दिया स्टेप डाउन आपको 460 वोल्टेज यहाँ से इन होगा और 220 वोल्टेज आउट होगा। 220 वोल्टेज आउट होगा तो यहाँ पे देख पाएंगे एक पॉइंट यहाँ पे 2 नंबर का है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे 1 नंबर का है। 1 नंबर वाला आपको लाइव पे आ गया और ये वाला आपको न्यूट्रल पे मिल जाएगा। देख पाएंगे ATB2 और यहाँ पे सेम लिखा हुआ है ATB2। तो ये न्यूट्रल और फेस आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपको स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर से मिल जाएगा, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड को ऑन करने में मदद करेगा। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रबल शूटिंग वगैरह कैसे होगी, कमांड कंप्रेसर 1 को कैसे जाएगा, इस तरीके से सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। यहाँ पे PDS लिखा हुआ है। PDS का मतलब होता है पम्प डाउन सोलेनॉइड। वहाँ पे इस यूनिट में सोलेनॉइड लगा हुआ है। P1 की बात कर लेते हैं। P1 किस लिए है, कंप्रेसर 1 के लिए। P1 ये है आपको सोलेनॉइड वाल्व के लिए। यहाँ पे P1 पे कमांड आएगा तो सोलेनॉइड वाल्व आपका एक्टिवेट होगा। और इसी तरीके से जैसे देख पाएंगे आउट फैन 1 की जब मैं बात कर रहा था, यहाँ पे PCB कार्ड में लिखा हुआ है, तो PCB कार्ड में यहाँ पे आउट फैन का पावर आएगा, उसके बाद से थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में जाके उसके बाद से जो है आपका जो है कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होगा और आपका कंडेंसर फैन चलेगा। इसी तरीके से अब हम ये जान लेते हैं कि कंप्रेसर 1 का जो है कमांड कैसे आएगा, कॉन्टेक्टर पे कमांड कैसे जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ सेफ्टी डिवाइस लगे हुए हैं। यहाँ पे LP देख पाएंगे। LP मतलब लो प्रेशर स्विच और HP मतलब हाई प्रेशर स्विच। ये यहाँ पे दो पॉइंट बने हुए हैं ECB कार्ड में, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड के कार्ड में। ये दोनों पॉइंट पे क्या है, LPS आपके सिस्टम में लगा हुआ है। लो साइड में देख पाएंगे LPS लगा हुआ है। LPS का 2 वायर होते हैं, दोनों वायर को ला के आपको यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, जब ये LPS आपका एक्टिवेट होगा तो आगे कमांड जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं HPS को। HPS को क्या होगा, यहाँ पे देखिए HPS का 2 वायर रहता है। HP स्विच में 2 वायर रहता है, यहाँ पे मैं फोटो में भी दिखा देता हूँ। तो HP स्विच का 2 वायर रहता है, एक वायर यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा वायर यहाँ पे देख पाएंगे ओवरलोड कहाँ है, ये कंप्रेसर के पास जो है ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर के पास पहले जो है ओवरलोड लगता है और ओवरलोड में ही है कंप्रेसर का जो T1 T2 और T3 का जो कनेक्शन होता है ओवरलोड में ही होता है। तो इसका कमांड जो है ओवरलोड पे जाएगा, ओवरलोड पे जाके ओवरलोड 3 पे जाएगा। देखो ओवरलोड 1, ओवरलोड 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर कॉन्टेक्टर 3 है, इसीलिए। अगर यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर एक कमांड 2 कॉन्टेक्टर को अगर ऑपरेट नहीं करेगा तो एक ही ओवरलोड रहेगा। तो यहाँ पे हम एक या दोनों ओवरलोड के मान के चलते हैं। तो HP से यहाँ पे आपको पावर आउट होगा, ओवरलोड पे जाएगा, ओवरलोड से ओवरलोड 3 पे जाएगा। ये ओवरलोड से पावर आउट होकर हमारा 24A पे जाएगा, जो कि हमारा जो है कंट्रोल बोर्ड अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 24A और 24A से यहाँ पे 25A। ये कैसे जाएगा, यहाँ पे देख पाएंगे JP3 चाहिए तो यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं, नहीं तो हम ये जान लेते हैं कि 24A और 25A के बीच में ये कौन सा जो है सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है, क्योंकि हम जंपर की जगह पे सेफ्टी डिवाइस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देख पाएंगे यहाँ पे 24A वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ 25A। इसका मतलब ये दोनों के बीच में आपको SSPS अगर सिस्टम में लगा हुआ है तो SSPS लगा हुआ होगा, नहीं तो यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं कंट्रोल डायग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे SSPS लगा हुआ है। SSPS से देख पाएंगे 24 नंबर हमारा पावर आउट होके SSPS पे जाएगा। SSPS से आउट होके हमारा 25 नंबर हमारा 24 नंबर जाएगा, इन होगा SSPS पे और 25 नंबर आउट होके हमारा कहाँ जाएगा, हमारा यहाँ पे जाएगा।
देख पाएंगे 25A से 26A पे जाएगा। ये 26A के बीच में क्या लगा हुआ है, JP5। JP का मतलब होता है जंपर। ये जंपर भी दे सकते हैं। अगर इसमें जंपर के जगह पे कोई और सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है तो वो हमको देख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ऑयल प्रेशर स्विच। ऑयल प्रेशर स्विच देख पाएंगे कंप्रेसर 1 के लिए हम क्या चीज़ की बात कर रहे थे, 25A और 26A। ये देख पाएंगे 25A और 26A। 26A और 25A के बीच में क्या लगा है, OPS। OPS का मतलब होता है ऑयल प्रेशर स्विच। ये OPS लगा हुआ है इनके बीच में। तो हम ये OPS से होके आपका कमांड 26A पे जाएगा, 26A से फिर HPS पे जाएगा। देख पाएंगे यहाँ पे HPS से यहाँ से पावर आउट होके यहाँ पे ये आ जाएगा पावर आपको यहाँ पे। ये जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो B पाएगा। जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से जो है हमारा पावर जो है कंप्रेसर 1 पे आएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि ओवरलोड कहीं मिसिंग है, चाहे ओवरलोड ख़राब है, तो हमारा पावर, जैसे मान लीजिए ओवरलोड 1 ख़राब है तो यहाँ से हमारा पावर इधर नहीं आएगा। इधर अगर पावर नहीं आएगा तो हमारा जो है कंप्रेसर 1 पे कमांड नहीं आएगा। जब तक कंप्रेसर 1 पे कमांड नहीं आएगा, कंप्रेसर 1 का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है वो एक्टिवेट नहीं होगा। और इस कंडीशन में इस बोर्ड में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देख पाएंगे सिस्टम 1 और सिस्टम 2। यहाँ पे ये एलईडी का इंडिकेटर है। देख पाएंगे एलईडी फॉल्ट इंडिकेटर लिखा हुआ है, ये एलईडी का इंडिकेटर है। अगर हम सिस्टम 1 की बात कर रहे हैं, कंप्रेसर 1 की बात कर रहे हैं, मतलब सिस्टम 1 की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका, जैसे मान लीजिए HP का कोई भी सेफ्टी डिवाइस, चाहे HP हो, चाहे ऑयल प्रेशर स्विच हो, चाहे SSPS हो, चाहे ओवरलोड हो, इनमें से कोई भी अगर ख़राब रहेगा तो ये सिस्टम 1 पे हमारा ऑरेंज कलर का जो है इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और फास्ट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। इसका मतलब जब फास्ट ब्लिंक कर रहा है तो आप ये समझ जाइए कि HP स्विच में से, यानी HP1 और HP1 जो यहाँ पे दोनों पॉइंट है, इसमें से कोई ना कोई एक सर्किट हमारा काम नहीं कर रहा। उसके लिए हमको क्लैमीटर से चेक करना होगा। वो अदर पर्पज़ है, उसके लिए हम बाद में बात कर सकते हैं। नहीं तो इसमें भी बात कर लेते हैं। अगर इसमें से कोई भी हमारा एक जो है कोई भी एक डिवाइस अगर काम नहीं कर रहा है, जैसे कि SSPS हो गया, ऑयल प्रेशर स्विच हो गया, ओवरलोड रिले, तो हमारा ECB कार्ड पे जो है इंडिकेटर आ जाएगा। यहाँ पे सिस्टम 1 पे ऑरेंज कलर का ब्लिंक करने लगेगा, वही फास्ट ब्लिंक करने लगेगा। और उसी तरीके से LP1 बात कर लेते हैं। LP1 देख पाएंगे यहाँ पे LPS1 लिखा हुआ है। अगर LPS1 ख़राब है किसी भी वजह से, चाहे आपका सिस्टम लो प्रेशर पे ट्रिप है, तो यहाँ पे सिस्टम 1 पे ही ट्रबल आएगा। सिस्टम 1 पे ट्रबल क्या आएगा, यहाँ पे फिर उसी कलर का यानी ऑरेंज कलर का ही ब्लिंक होगा, लेकिन स्लो ब्लिंक होगा, स्लो ब्लिंक करेगा यहाँ पे LED। तो आप ये समझ जाइए कि LPS1 से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर 1 को जो है कमांड नहीं आ रहा है। सपोज दैट कि आपका HP1 दोनों अगर सही है, अगर ये दोनों सही है, इस पर भी पूरा फुल कमांड आ रहा है, यहाँ पर भी फुल, यहाँ पे पूरा पावर आ रहा है, दोनों पे अगर दोनों पे पूरा पावर आ रहा है और यहाँ से आउट भी हो रहा है, यहाँ से पावर आउट भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कॉन्टेक्टर नहीं चल रहा है, तो आप कॉन्टेक्टर के A1 और A2 पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसके वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसके बीच में जो ऑक्सिलरी लगा हुआ है, जो ओवरलोड लगा हुआ है, जो भी ओवरलोड लगा हुआ है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपका कॉन्टेक्टर जो है चालू नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है, हम सर्किट 1 की बात कर रहा था, मैं कंप्रेसर 1 की बात कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से जब भी आपका ये कंप्रेसर 1 पे कमांड आएगा, उसके बाद ही हमारा कॉन्टेक्टर जो है कंप्रेसर 1 से जो भी कॉन्टेक्टर लगा हुआ है वो एक्टिवेट होगा। और अगर किसी भी वजह से इसमें से ओवरलोड 1, 3 या SSPS या ऑयल प्रेशर स्विच या HP स्विच, इसमें से अगर कुछ भी ख़राब होगा किसी भी वजह से, तो हमारा कंप्रेसर 1 को कमांड नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा पंप डाउन सोलेनॉइड वाल्व जो है यहाँ पे, इस पर भी कमांड आना चाहिए। इससे और न्यूट्रल यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, जो ज़रूर होगा यहाँ पे है न्यूट्रल। ये दोनों पे अगर चेक करेंगे हम क्लैमीटर से, वोल्टेज पे अगर डाल के चेक करेंगे उसको मोड को वोल्टेज मोड में करके, तो यहाँ पे 220 वोल्टेज आएगा। उसी तरीके से अगर हम कंप्रेसर 1 का वोल्टेज चेक करना है, कंप्रेसर 1 पे पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो भी हम क्लैमीटर लेंगे और क्लैमीटर का एक लीड का वायर यहाँ पर रखेंगे और दूसरा न्यूट्रल पर रखेंगे, और क्लैमीटर को हम वोल्टेज
जो है वोल्टेज मोड में सेट कर रखेंगे, एसी वोल्टेज मोड में यहाँ पे, तो 220 वोल्टेज आना चाहिए, तब जाके आप समझ जाइए कंप्रेसर 1 पे पावर आ रहा है। तो हमको सिंपल और सीधा की हम बात कर ले कि अगर हमको चेक करना है, जैसे कोई भी हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इसमें 1 कंप्रेसर, 2 कंप्रेसर, 3 कंप्रेसर और 4 कंप्रेसर, यहाँ पे देख पाएंगे 2-2 ECB बोर्ड लगा हुआ है। एक ECB बोर्ड की कैपेसिटी है सिर्फ 2 कंप्रेसर को ऑपरेट करना, इसलिए यहाँ पे 4 कंप्रेसर वाला ये सिस्टम है, ये डायग्राम है, इसलिए 2 ECB दिया हुआ है। तो समझ जाइए कि अगर कंप्रेसर 3 नहीं चल रहा है, समझ जाइए कंप्रेसर 3 वाला, ये वाला अगर नहीं चल रहा है, तो हमको इससे रिलेटेड क्या चेक करना है, सबसे पहले हमको जाना है साइड पे, और उसके बाद से देख लेना है हमारा ओवरलोड, जितना भी ओवरलोड लगा है, या फिर ये सेफ्टी डिवाइस में SSPS लगा हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आसानी हो जाए। SSPS यहाँ पे है OPS। ये देखिए, ये 24 और 25 पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 24-25 पे जब भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो अगर यहाँ पे बीप आ रहा है, इसका मतलब आपका SSPS ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको चेक करना है तो कैसे चेक करना है, यहाँ पे आप सीधा 21A पे एक कंटिन्यूटी लगाइए, एक लीड का वायर लगाइए किलोमीटर का, दूसरे पे 27A पे। अगर बीप आ रहा है तो समझिए कि आपका पूरा सर्किट कंप्लीट है, तभी जाके ये बीप आ रहा है, पूरा सर्किट आपका सही काम कर रहा है, तभी जाके बीप आ रहा है। अगर बीप नहीं आ रहा है तो एक एक करके एक वायर यहाँ पे लगा सकते हैं 21A पे, दूसरा वायर 40A पे, उसके बाद यहाँ पे ठीक आ रहा है तो 24A पे लगाइए, यहाँ पे ठीक आ रहा है, बीप आ रहा है तो यहाँ पे लगाइए। इस तरीके से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम LP को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 22A और 23A पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप आएगा, इसका मतलब आपका LPS ठीक है। इसी तरीके से ये इस पे सर्किट चेक करेंगे तो इसका मतलब ये पूरा सर्किट ठीक है। तब जाके इस तरीके से हम जो है ये चेक करते हैं आपका कंप्रेसर कॉन्टैक्टर क्यों नहीं चल रहा है। किसी भी वजह से अगर गैस कम होता है तो LP जो है यहाँ से LP ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आएगा, जिससे हमारा पता चल जाएगा LP की वजह से जो है हमारे जो है कंप्रेसर 1 नहीं चल रहा है। चाहे HP की वजह से, किसी भी वजह से, अगर मान लीजिए कि कंडेंसर फैन ख़राब हो गया या कंडेंसर कॉइल ज़्यादा डर्टी है, जिसकी वजह से हमारा HP पे यहाँ पर देख पाएंगे HP पे हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। जब HP पे ट्रिप होगा तो वो कैसे पता करेंगे, एक कंटिन्यूटी आप यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा लगाएंगे 27A पे, तो ये इस पे लगाएंगे तो बीप नहीं आएगा, ठीक है। अगर 26A और 27A पे भी चेक करेंगे तो बीप नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आपका SPS काम नहीं कर रहा है या SPS पे आपका यूनिट ट्रिप है। तो आपको चेक कर लेना है किस वजह से SPS पे गया है, क्या कंडेंसर मोटर ख़राब है, क्या हमारा कंडेंसर कॉइल ज़्यादा डर्टी है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जो है यूनिट को पूरा चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है। यहाँ पे देख पाएंगे क्रैंकेस हीटर का दिया हुआ है, यहाँ पे ऑयल प्रेशर स्विच का, सारे ऑयल प्रेशर स्विच का दिया हुआ है। देख पाएंगे कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, कंप्रेसर 3 और कंप्रेसर 4। ये अलग अलग सेफ्टी डिवाइस है जो कि छोटी यूनिट में नहीं रहता है। जब बड़ी यूनिट पे काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस होते हैं, क्योंकि कंप्रेसर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी डिवाइस लगाने का यही पर्पज़ है कि आपको कंप्रेसर को सेफ कर सके, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि सेफ्टी डिवाइस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी डिवाइस लगाया होता है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करके अभी ख़त्म कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे देख पाएंगे SSPS के लिए कंप्रेसर 1, 2, 3, 4 सबके लिए अलग अलग SSPS होगा। यहाँ पे देखेंगे पम्प डाउन सोलनॉइड कनेक्शन, ये सब के लिए अलग अलग पम्प डाउन सोलनॉइड जो है यहाँ पे देख पाएंगे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सोलनॉइड लगा हुआ है, तो 4 कंप्रेसर के लिए 4 सोलनॉइड। इसी तरीके से अनलोडर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, बहुत ज़्यादा सर्किट जो है सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग सर्किट सेफ्टी डिवाइस पे मैं आपको वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को और समझने में आसानी हो, तो आप कमेंट करिए प्लीज़, तो मैं आपको अलग से एक छोटा और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, क्रैंकेस हीटर पे बनाऊंगा, और ऑयल प्रेशर स्विच पे एक अलग वीडियो बना सकता हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो ओवरलोड पे एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, कैसे काम करता है और कैसे इसकी वायरिंग होती है सेपरेट, ये सब मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। SSPS पे भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, आपको जानना है, आपको सीखना है तो
उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और काफ़ी नॉलेज मिला हो, आपको ये समझ में आया हो कि कैसे आपका जो है 3 फेस में कंट्रोल जो है और जो कैसे इसका कमांड काम करता है, कैसे अगर कंप्रेसर 1 नहीं चल रहा है तो हमको क्या क्या चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एटलीस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करिए और आप पूछ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं सेपरेट टॉपिक पे एक एक छोटा छोटा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।